तो गाइस, जब तक हमने देखा कि मोटो क्वीन वाई सिटी वाली मशीन गन लेकर आ जाता है और इन सभी पर आइस मॉन्स्टर वाली गोलियां चला देता है और जिस किसी को भी ये बुलेट्स लग जाती हैं वो सभी लोग आइस ओनी में बदल जाते हैं। सभी लोग अपने कंट्रोल को खो देते हैं और इनके रास्ते में जो कोई भी आता है उसे खाने लगते हैं और सभी लोग आइस ओनी में ट्रांसफॉर्म होने लगते हैं। ये देखकर जोरो शॉक्ड रह जाता है। यह क्या? एक गोली तुम भी खा लो, तुम्हें पता चल जाएगा ये क्या है। और यहाँ पर शिनोबू और मोमो यामातो से बचकर भाग रहे होते हैं और यहाँ रूफटॉप के ऊपर शिशिलियन और बाकी सभी मिंग ट्राइब के लोगों ने जैक का बहुत अच्छे से सामना किया पर अब ड्यूक और कैट वाइपर आगे आकर कहते हैं कि अब कोई भी बीच में नहीं आएगा, इसे हम निपटाएंगे। और दोनों साथ में कहते हैं कि हमारे कटे हुए हाथ और जो पैर है ना, ये तुम्हें मारने के लिए बहुत ही ज्यादा उतावले हो रहे हैं। और यहाँ पर वांडा और उसके साथी जो कि एंट्रेंस के पास मौजूद थे, ये सभी लोग भी फाइट करते हैं पर इनकी संख्या बहुत ही कम होती है, जिसके चलते कैरेट इनकी हेल्प के लिए इनके पास आ जाती है। पर तभी इसे पेरोस्पेरो की आवाज सुनाई देती है और पेरोस्पेरो का मतलब है पेड्रो का कातिल। कैरेट का दिमाग खराब हो जाता है और पेरोस्पेरो को जान से मारने के लिए आगे बढ़ती है। यहाँ पर हम बिग मॉम को देखते हैं जो कि लुढ़कते हुए सीधा स्कल्डम के पास पहुंच जाती है और यहाँ पर पेरोस्पेरो भी आ जाता है। मामा, मुझे आपको कुछ बताना है। तभी मार्को भी यहाँ पर आ जाता है। मामा, असल में काइडो को हराने के लिए मैंने और मार्को ने हाथ मिला लिया है। हाँ, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो काइडो के साथ ऑलरेडी अलायंस बना लिया है। ये सुनकर मार्को कहता है, अरे यार, तुम लोगों ने पहले ही अलायंस बना ली क्या? तो मेरा और पेरोस्पेरो का हाथ मिलाना तो बेकार हो गया। पेरोस्पेरो बिग मॉम को समझाने की कोशिश करता है कि काइडो भरोसे के लायक नहीं है। चाहे वो जैसा भी हो, लेकिन अगर मुझे वन पीस को ढूंढना है और पायरेट्स का राजा बनना है तो मुझे उसकी हेल्प चाहिए रहेगी। और यहाँ पर रूफटॉप के ऊपर कैट वाइपर और ड्यूक डॉग स्टॉर्म मिलकर तबाही मचा देते हैं। कैट वाइपर अपने एक सिंगल हमले से ही जैक की एक आंख उड़ा देता है और ड्यूक इसके एक दांत को काट देता है। जैक घायल होकर नीचे जमीन पर गिरने लगता है पर तभी काइडो बीच में आकर इसकी जान को बचा लेता है। मेरे होते हुए तुम इसे कभी नहीं मार सकते। जैक काइडो से माफी मांगता है कि मैं कुछ नहीं कर पाया। माफी मत मांगो, तुमने अच्छे से लड़ाई की, तुम कमजोर नहीं, बस ये लोग कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। यहाँ पर पेरोस्पेरो अभी भी बिग मॉम को कन्विंस करने में लगा होता है पर बिग मॉम बस एक ही बात कहती है कि तुम्हें मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करना होगा क्योंकि मैं तुम्हारी कैप्टन हूँ। तुम्हें नहीं लगता मार्को, तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था? क्योंकि व्हाइट बियर्ड की मौत के बाद तुम लोगों के पास कोई भी मोटिव नहीं बचा है। तुम सभी को मालूम ही नहीं है कि तुम्हें आखिर करना क्या है। आखिर तुम्हारे पास ऐसा कौन सा रीजन है जिसके चलते तुम उस लड़के और उसके क्रू को यहाँ पर बचाने आए हो? हाँ, जिस पर मार्को अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है। पॉप्स की मौत के बाद हम सभी लोग आजाद हैं और हम जो मर्जी चाहे वो कर सकते हैं। बिग मॉम और बिग मॉम और मार्को आपस में फाइट करने लगते हैं। यहाँ पर काइडो और पूरी की पूरी अकाजा 9 वापस से एक दूसरे पर हमला करते हैं। काइडो अपनी ब्लास्ट ब्रीथ का यूज करके पूरी अकाजा 9 को खत्म करने के बारे में सोचता है पर अकेला किनेमॉन मैदान में उतरकर इसके इस हमले को 2 हिस्सों में काट देता है और इसकी आंख के नीचे एक कट मार देता है। इस अटैक को देखकर काइडो के होश भी उड़ जाते हैं और बाकी के अकाजा 9 के मेंबर्स में और भी ज्यादा जोश आ जाता है और सभी लोग कहने लगते हैं कि आज हम हमारे ओडिन सामा का बदला लेकर रहेंगे। और यहाँ पर क्वीन के उस वायरस बुलेट के चलते सभी लोग एक एक करके आइस ओनी में बदलने लगते हैं और यहाँ पर किंग डिसाइड करता है कि हम अकाजा 9 के लीडर कुजुकी मोमोनोसुके को ही जान से मार देंगे, जिसके चलते इनकी फाइटिंग स्पिरिट भी खत्म हो जाएगी और मोमो को ढूंढने का ऑर्डर दे देता है। और यहाँ पर मोमो को लेकर शिनोबू भाग रही होती है और यामातो बस इससे एक ही बात कह रही होती है कि प्लीज एक बार मेरी बात तो सुन लो। पर शिनोबू स्मोक बॉल का यूज करते हुए यहाँ से गायब हो जाती है और रूफटॉप के ऊपर काइडो ने ब्लास्ट ब्रीथ का यूज करके यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका कर दिया था, जिसकी वजह से सभी लोग बिखर जाते हैं। काइडो इस मौके का फायदा उठाकर किनेमॉन को जान से मारने वाला था पर तभी इजू बीच में आकर किनेमॉन की जान बचा लेती है या लेता है और किनेमॉन सीधा काइडो के मुंह पर हमला करता है। पर सभी लोग समझ चुके थे कि अगर काइडो ने मुंह खोल के इसे अपने अंदर भर लिया तो किनेमॉन मारा जाएगा और राइजो और डेंजिरो भी मैदान में उतर जाते हैं। सब लोगों ने अपनी स्वॉर्ड को काइडो के अंदर घुसा दिया था। तभी कैट वाइपर और ड्यूक अपनी शोलंग फॉर्म में काइडो के साथ लेपट जाते हैं। काइडो को बिजली के झटके भी लग रहे थे, लेकिन जब ये सभी लोग काइडो के साथ चिपक जाते हैं तो काइडो सबसे पहले इन सभी को अपनी बॉडी से अलग करते हुए इन सभी के ऊपर ब्लास्ट ब्रीथ से हमला करता है। बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है और अगले ही पल काइडो हंसते हुए कहता है कि लगता है तुम सभी लोग हार चुके हो। बहुत चल रहे थे ना मेरे सामने, वो दिन के सामने सो ये हो वो, अब क्या हुआ? चारों तरफ आग लग जाती है पर तभी किनेमॉन खड़ा हो जाता है और अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज में कहता है कि हाँ, हम सभी लोग सैमुराइज हैं और हम सैमुराइज को कभी भी कमजोर आंकने की गलती मत कर देना। और हमें अकाजा 9 की एक छोटी सी बैक स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पर ओडिन इन्हें तलवारबाजी सिखा रहा था और सबसे पहले इन सभी को वन स्वॉर्ड स्टाइल सिखाता है, जिसे कि ये सभी लोग बहुत अच्छे से मास्टर कर लेते हैं। और बारी होती है 2 स्वॉर्ड स्टाइल की और किनेमॉन कहने लगता है कि क्योंकि लॉर्ड ओडिन मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं तो मैं ही इस 2 स्वॉर्ड स्टाइल को सीखूंगा। पर बाकी सभी लोग कहने लगते हैं भाई अकेला क्यों, हम भी सीखेंगे, तू स्पेशल जेम्स बॉन्ड है क्या, भला हम क्यों नहीं सीख सकते? बाकी सभी लोग भी लड़ने लगते हैं। ओए चुप कर जाए कुत्ते से, मैं ही इस 2 स्वॉर्ड स्टाइल को सीखूंगा और एक दूसरे को बहुत बुरी तरह से मारने लगते हैं। तभी मोमो इन सभी को लड़ते हुए देख कर कहता है कि असल में मैं इस 2 स्वॉर्ड स्टाइल को सीखूंगा क्योंकि मैं उनका पुत्र हूँ और फ्यूचर का होने वाला शोगुन भी, तो मुझे ही इसे सीखना चाहिए। अब सभी लोग हार मानकर यहाँ से जाने लगते हैं। ये देखकर ओडिन कहता है, अरे क्या हो गया, तुम इसे किसी को नहीं सीखना क्या? नहीं सर जी, हमें नहीं सीखना, हम तो अपना खुद का 2 स्वॉर्ड स्टाइल बनाएंगे। और उसी सीन को याद करते हुए प्रेजेंट में अकाजा 9 के सभी मेंबर्स एक एक करके खड़े होने लगते हैं और सभी को दोबारा से खड़ा होता हुआ देखकर तुम सब लोग बस बड़ी बड़ी बातें करते हो, ओडिन के बिना तुम सभी लोग कुछ नहीं, बेहतर होगा कि हार मान लो और मेरी आर्मी को ज्वाइन कर लो। अच्छा, तो अगर तुम्हें ये लगता है कि हम ओडिन सामा के बिना कुछ नहीं, तो क्यों ना हमें एक बार आजमा लो काइडो, फिर देखो हम क्या कर सकते हैं। सभी लोग आगे बढ़ जाते हैं। हवा में जंप लगाते हुए कैट वाइपर आता है और क्रिम्सन डांस टेक्निक का यूज करते हुए काइडो पर हमला करता है।
है और कावामात्सु भी कप्पा स्टाइल रिवर ऑफ सी नाम के अटैक को परफॉर्म करता है, जिसके बाद ड्यूक डॉगस्ट्रॉम कैनाइन डॉग सर्ज नाम की अटैक को यूज करता है। ओकीको फॉलिंग स्टोन का यूज करती है। ये अटैक कमाल का था पर काइडो अपनी ब्रीड से ही इसे बहुत अच्छे से काउंटर कर लेता है। पर तभी पीछे से इजू यहाँ पर आ जाती है और स्लाइसिंग राउंड नाम की एक अटैक को परफॉर्म करती है और ये ओकीको के अटैक को सक्सेसफुल बना देता है। डेंजिरो और आशिरादोजी दोनों अपनी स्वॉर्ड के साथ काइडो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तभी किनेमॉन हवा में जंप लगाता है और तेजी से काइडो की तरफ आगे बढ़ता है और काइडो इसे देखते साथ ही ब्लास्ट ब्रीथ का यूज करता है। पर तभी राइजो बीच में आता है और अपने स्क्रोल का यूज करके इसके पूरे के पूरे ब्लास्ट ब्रीथ को इस स्क्रोल के अंदर सील कर देता है और उस स्क्रोल को ही काइडो के शरीर के चारों ओर लपेट देता है और उसके ही ब्लास्ट ब्रीथ को इसके स्क्रोल से रिलीज कर देता है, जिसके चलते यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है। काइडो को बहुत ज्यादा डैमेज भी पहुंचता है पर सुअर का बच्चा अभी तक मरता नहीं है। तुम लोग कमजोर हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। किनेमॉन ओडिन के द्वारा कही गई एक बात को याद करता है। जब इन सभी ने ओडिन से कहा था कि हमें आपकी स्वॉर्ड स्टाइल को नहीं सीखना है, तो ओडिन इनसे कहता है कि याद रखना जो रियो मैंने तुम्हें सिखाई है उसे मत भूलना। और किनेमॉन याद करता है कि कैसे हर दिन ये सोचता है कि अगर ये थोड़ा और ताकतवर होता तो उस दिन ओडिन की जान बचा लेता। अगर हमारे पास ताकत होती तो हम काइडो को उस दिन हरा भी सकते थे और आज वानो की ये हालत ना होती। किनेमॉन अपने पास से एक और स्वॉर्ड बाहर निकालता है, ड्यूक भी अपनी एक और स्वॉर्ड बाहर निकालता है, आशिरादोजी भी, डेंजिरो भी अपनी दूसरी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और चारों आगे बढ़ जाते हैं। काइडो ब्लास्ट ब्रीथ का यूज करता है पर किनेमॉन फ्लेम रेंट नाम की एक अटैक को परफॉर्म करता है, जिसकी फ्लेम्स काइडो की फ्लेम्स को चीरते हुए आगे बढ़ जाती हैं और सभी को एक मौका मिल जाता है और एक साथ ओडिन टू स्वॉर्ड स्टाइल नाम की एक टेक्निक का यूज करते हैं। सभी लोग अपना पूरा दम लगा देते हैं और एग्जैक्टली उसी जगह पर इस अटैक को लैंड करते हैं जहां पर 20 साल पहले ओडिन ने काइडो को वो स्कार दिया था। ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक होता है, इतना ज्यादा कमाल का होता है कि काइडो दर्द के मारे चिल्ला उठता है। सब लोगों ने अपनी रियो का यूज किया था और काइडो को जख्मी कर देते हैं। काइडो इस कदर इंजर्ड हो जाता है कि ऑलमोस्ट बेहोश होने की कगार पर पहुंच जाता है और यहाँ पर आइस ओनी तांडव मचा रही थी। ये आइस ओनी वायरस इतना ज्यादा खतरनाक हो चुका था कि अगर कोई इसे टच भी कर लेता है तो वो बंदा भी इस वायरस से इन्फेक्टेड हो जाता है। पर क्वीन अपनी मशीन गन को नहीं रोक रहा था और सभी को आइस ओनी में ट्रांसफॉर्म कर रहा होता है। कुछ आइस ओनी जोरो और ड्रेक पर भी हमला कर देते हैं पर इजीली इन सभी को हैंडल कर लेते हैं। तभी जोरो के ऊपर जो बंदा हमला कर रहा था इसे देखकर जोरो समझ जाता है कि ये तो हमारी ही टीम से है और अभी थोड़े समय पहले ही इसने मेरी हेल्प की थी। जोरो इसे टच करने ही वाला होता है कि तभी पीछे से ब्रूक इसे रोक देता है और चॉपर भी यहाँ पर आ जाता है। उसे छूना मत, जरूर उसे मत छूना वरना तुम भी इन्फेक्टेड हो जाओगे। यहाँ पर लूफी और सांजी के सामने बहुत सारे सोल्जर्स आ रहे थे पर सांजी लूफी के चेहरे को पकड़ लेता है और इसे रोकता है। ये क्या हरकतें हैं भाई सांजी, रोक क्यों रहा है मुझे? तुम्हारा दुश्मन काइडो है तो बेहतर होगा कि अपनी एनर्जी को बचा कर रखो। इन सभी को मैं देखता हूँ। सांजी सभी की छुट्टी कर देता है और तभी एक गिफ्टर यहाँ पर आ जाता है जिसका नाम बिस्कोला है। सांजी इससे लड़ने के लिए आगे बढ़ता है और इस गिफ्टर के एक हाथ में एक बहुत बड़ा सा गोरिल्ला उग रखा था और दूसरा हाथ इसका नॉर्मल होता है। ये देखकर ये दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये क्या हरकतें हैं, ये कैसी डेविल फ्रूट की ताकत है। बिस्कोला गोरिल्ला पंच का यूज करता है लिटरली और इसके इस हमले को देखकर लूफी को बहुत ही मजा आता है। तभी जिम्बे पीछे से इस पर हमला करता है पर बंदा दोबारा से उठ जाता है और जैसे ही दोबारा से होश में आ जाता है तो दोबारा से हमला कर देता है। लूफी आगे बढ़ता है इस पर हमला करने के लिए। लूफी के बच्चे मैंने कहा ना अपनी एनर्जी को बचा कर रखो ताकि काइडो के साथ लड़ सको। ओ भाई मेरे पास बहुत एनर्जी है, ठीक है ना, दिन में 4 बार रेड बुल पीता हूँ, मैं बस इसको एक बार मजा चखाना चाहता हूँ। लूफी के बच्चे मुझे बस 10 सेकंड दो, मैं इसे निपटा दूंगा, मुझे 3 सेकंड दे, मैं इसको निपटा दूंगा। जिम्बे इन दोनों की हरकतों को देखकर समझ जाता है कि बस इसे ही कुछ करना होगा, इनके बस की नहीं है कुछ भी और क्योचिन कराटे का यूज करके इस बंदे को मसल देता है और बाकी सारे सोल्जर्स पर लूफी हमला कर देता है। यहाँ पर फ्लावर कैपिटल के अंदर अभी भी जश्न का माहौल चल रहा था और हम उसी कारपेंटर को देखते हैं जो कि फ्रैंकी का मालिक है और अपने दोस्तों के साथ जाम पीते हुए ओडिन के बारे में बातें करने लगता है और बाकी सभी लोग भी यही सब सोच रहे थे कि काश ओरोची यहाँ पर कभी होता ही नहीं तो आज हमारा वानो कितना ज्यादा अलग होता, काश काइडो यहाँ पर कभी ना आया होता। कहीं ना कहीं इन सभी को 20 साल पहले हुई उस भविष्यवाणी के बारे में याद है और इन सभी को उम्मीद होती है कि कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है आज। यहाँ पर हम इबिसु टाउन के लोगों को देखते हैं। ये सभी लोग भी आज के दिन का मजा ले रहे थे। साफ पानी को पीकर कैपिटल के अंदर हम एक बंदे को देखते हैं। इस बंदे ने कुछ ज्यादा ही पीली होती है। मुझे न जाने ऐसा क्यों लग रहा है, कोजुकी क्लैन वाले ओनिकाशिमा में धमाल मचा रहे हैं। ये क्या बोल रहा है बे? अरे मैं सच कह रहा हूँ, वो सभी लोग धमाल मचा रहे होंगे ओनिकाशिमा में, देख लिया। यहाँ पर काइडो बेहोश पड़ा है और इन सभी को लगता है कि इन्होंने काइडो को हरा दिया है। वो सभी को घोषित करने ही वाला होता है कि तभी आशिरादोजी कहने लगता है कि नहीं अभी सही समय नहीं है, हम लोग जश्न नहीं मना सकते, पहले हमें इसके सर को धड़ से अलग करना होगा, तभी मैं इसकी मौत पर विश्वास करूंगा। हाँ बात तो सही है, सभी लोग आगे बढ़ो। पर तभी काइडो अपनी पूंछ से इन सभी पर हमला कर देता है और काफी एरोगेंटली इन सभी से कहने लगता है कि भले ही तुमने इस जख्म को आज ताजा कर दिया है, भले ही तुम सभी में आज मुझे ओडिन की स्पिरिट नजर आई, पर तुम सभी लोग ओडिन नहीं हो। ये मेरा जो जख्म है ये मुझे बार बार उसी दिन के बारे में याद दिलाता है। अगर उस दिन वो औरत हमारे बीच में ना आई होती उसके बेटे का रूप लेके तो शायद मुझे कभी ओडिन को मारने का मौका नहीं मिलता, शायद आज का रिजल्ट कुछ और निकलता, लेकिन उस लेडी के चलते मुझे ओडिन को मारने का मौका मिल गया। और चिंता मत करो, मैंने उस औरत को भी बाद में निपटा दिया था। जिसके बाद काइडो कहने लगता है पर आज मैं तुम सभी को एक साथ खत्म कर दूंगा। और ऐसा बोलकर अपने मुंह से बहुत सारे स्लैश अटैक्स परफॉर्म करता है। सभी लोग इस हमले से डॉज कर जाते हैं पर ओकीको डॉज नहीं कर पाती है और एक स्लैश अटैक इस पर पड़ जाता है जिसके चलते इसका एक हाथ कट जाता है। और इस तरफ किंग अनाउंसमेंट करता है कि हमें पता चल चुका है ये सभी लोग जिन लोगों ने ओनिकाशिमा पर रेड किया है ये कुछ सैमुराइज हैं जो कि
कि ओडिन के लॉयल रिटेनर्स हैं और इनका प्लान है कि लोग कोजुकी क्लैन को दोबारा से रिवाइव करके ओडिन का बदला लेंगे और कोजुकी ओडिन का बेटा मोमोनोसुके को ये लोग वानो का अगला शोगुन बनाना चाहते हैं, जो कि हम कभी भी होने नहीं दे सकते हैं। इसलिए मैं तुम सभी को ऑर्डर्स दे रहा हूँ कि कोजुकी मोमोनोसुके को जहाँ कहीं भी देखो उसे जान से मार डालो। ये सुनकर शिनोबू और भी ज्यादा टेंशन में आ जाती है क्योंकि ये जानती है कि अब सभी लोग मोमो के पीछे पड़ने वाले हैं। शिनोबू भाग रही होती है पर तभी सासुकी एक बहुत ही खतरनाक हमला इस पर कर देता है, जिससे शिनोबू जैसे तैसे बचती है। पर तब तक टर्टल के ऊपर सवार एक बंदा आता है और ये बंदा भी शिनोबू पर हमला कर देता है। शिनोबू हवा में उड़ जाती है और इस पर बहुत सारे तीरों से हमला भी किया जाता है और मोमो को बचाने के लिए सभी तीरों को अपनी पीठ पर ले लेती है और मोमो को यहाँ से भागने के लिए कहती है। और मोमो जो कि बहुत ही ज्यादा ब्रेव बन चुका है, ओडिन और टोकी को याद करके कहता है, नहीं, मैं अगला शोगुन हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर यहाँ से नहीं भाग सकता। मोमो हिम्मत करके आगे बढ़ता है और एक बंदा मोमो पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर यामातो इसकी जान बचा लेती है। और यहाँ पर ये क्वीन का बच्चा इतना ज्यादा पागल हो चुका था कि अपने ही लोगों को आय सोनी में तब्दील कर रहा था। अब कुछ मजा आ रहा है। और इसके खुद के सोल्जर्स इससे कहते हैं कि क्वीन समझ सर, ऐसा मत कीजिए, ऐसे तो हम सभी लोग भी मारे जाएंगे। पर क्वीन इनकी कोई भी बात नहीं सुनता है और बॉस ह्यूगरो पर एक आइस ओनी हमला कर देता है और बॉस ह्यूगरो का ही एक सैमुराई इसकी जान बचाने के चक्कर में खुद आइस ओनी की चपेट में आ जाता है और इसकी बॉडी पर एक स्क्रैच लग जाता है और वायरस धीरे धीरे करके इसकी बॉडी में फैलने लगता है। ये देखकर चॉपर को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। मैं कसम खाता हूँ, मैं इस वायरस का क्योर ढूंढ कर ही रहूंगा। यहाँ पर लूफी, सांची और जिम्बे आगे बढ़ रहे थे, तभी दो और गिफ्टर्स इन पर हमला कर देते हैं और सांजी और जिम्बे दोनों को इन पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि इनकी शक्ल बहुत ही अजीब होती है और इन दोनों को मसल कर आगे बढ़ जाते हैं। और यहाँ रूफ टॉप के ऊपर हम ओकीको को देखते हैं, जहाँ पर ओकीको जमीन पर अधमरी हालत में पड़ी हुई थी और खून से लथपथ थी। इसका एक हाथ भी कट चुका था। सभी को इसकी फिक्र होने लगती है और काइडो हंसते हुए कहता है कि तुम सभी लोग मरने वाले हो और सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। जिस पर किनेमोन कहता है, तुम्हारे हाथों से मरना हमारे लिए शर्मनाक होगा और आज हम यहाँ पर नहीं मरने वाले। और परफॉर्मेंस हॉल में ह्यूगरो का वो बंदा खुद की ही जान लेने के बारे में सोचता है क्योंकि ओनी वायरस इस पर फैलता जा रहा है और ये नहीं चाहता कि ये किसी पर हमला करके उसे ओनी बना दे, इसलिए सोचता है कि इसे मर जाना चाहिए। ऐसा मत करो, तुम्हें चॉपर पर भरोसा रखना होगा। उसने उडन में भी एक वायरस का क्योर निकाला था, मुझे पूरा भरोसा है इसका तोड़ वो निकाल लेगा। मैं तुम्हारा बॉस ह्यूगरो, तुम्हारी रक्षा करूंगा। ये सभी ओनीस कैप्टन अपो और जोरो के पीछे पड़ जाते हैं। ये सारे ओनीस पहले से और भी ज्यादा ठंडे होने लगते हैं और इन सभी के सींग भी उग जाते हैं। और ब्रूक चॉपर से कहता है, चॉपर, क्या तुम इनकी मदद नहीं कर सकते? ब्रूक यार, मैं हेल्प करना चाहता हूँ पर मैं क्या करूँ? मैं लड़ते लड़ते इनके लिए कोई भी एंटीबॉडीज नहीं बना सकता और अगर हमने जल्दी से कुछ नहीं किया तो ये सभी लोग मारे जाएंगे क्योंकि इनका तापमान बहुत ही ज्यादा कम होता जा रहा है। यहाँ पर अपो के पीछे बहुत सारे ओनीस पड़े होते हैं। ये देखकर क्वीन के दिमाग में एक आइडिया आता है और एक एंटीबॉडी इसकी तरफ थ्रो कर देता है ताकि सभी लोग अपो के ऊपर टूट पड़े। जोरो भी इस पर टूट पड़ता है क्योंकि एंटीबॉडी इसे चॉपर के लिए चाहिए थी ताकि चॉपर इसके जरिए से सभी के लिए एंटीबॉडीज बना पाए। पर जो आम लोग और जो सैमुराइज थे, इन सभी को तो खुद को बचाना था, इसलिए सभी लोग अपो के पीछे पड़ जाते हैं इस एंटीबॉडी को लेने के लिए। और रूफटॉप के ऊपर कैट और ड्यूक साथ मिलकर काइडो पर अटैक करते हैं पर काइडो सेकंड्स में ही इन दोनों को निपटा देता है और ये दोनों अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाते हैं और काइडो एक जोर की दहाड़ लगाता है। आज तुम में से कोई नहीं बचेगा, तुम सभी लोग मारे जाओगे। और दूसरी तरफ यामातो जैसे ही इन सभी को बताती है कि ओडिन की तरफ से लड़ेगी काइडो के अगेंस्ट, तो इन सभी का दिमाग खिसक जाता है और इस पर हंसने लगते हैं कि ये बोल क्या रही है। और शिनोबू यामातो से कहती है कि मैं नहीं जानती कि तुम कौन हो और ना ही मुझे तुम पर भरोसा है, पर अगर तुम वाकई ही ओडिन की तरफ से लड़ना चाहती हो तो प्लीज मोमो को बचा लो। मैं सिर्फ उन्हें नहीं, तुम्हें भी बचाने आई हूँ। मुझे आज भी वो दिन याद है जब 20 साल पहले मैंने कोजुकी ओडिन को एक लेजेंड की मौत मरते हुए देखा था। तब मैं बहुत ही छोटी थी, मेरे पास ताकत नहीं थी कि मैं कुछ भी कर पाती, पर आज मेरे पास ताकत है और इस मौके को मैं जाने नहीं दूंगी। जिसके बाद सासकी अपनी पूरी टीम को यामातो के खिलाफ उतार देता है और एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले इस पर किए जाते हैं। पर यामातो को बस कुछ खरोंचे ही आती हैं। तभी यामातो जैसे ही इन पर हमला करती है तो पलक झपकते ही इनमें से एक बंदे को निपटा देती है और अब शिनोबू को यामातो के ऊपर भरोसा होने लगता है। यामातो मोमो के पास आती है और बोलती है कि 20 साल पहले जब काइडो तुम्हें ऊपर से फेंकने वाला था उस कैसल से, तो मैं तुम्हें बचाने आई थी, पर तब मैं बहुत ही ज्यादा छोटी थी। मेरे पास ताकत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बचाने आई थी मोमो, पर मैं कुछ कर नहीं पाई और इसका रिग्रेट मुझे उम्र भर रहेगा। पर आज मैं इस रिग्रेट को दूर करना चाहती हूँ और अगर आज तुम्हें बचाने के लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़े ना, तो मैं वो भी दूंगी। मोमो इसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है। यहाँ पर हम बिग मॉम और मार्को को देखते हैं, दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे थे और मार्को बताता है कि मैं नहीं जानता कि इस बैटल में मेरा क्या रोल रहने वाला है, मैं बस इतना जानता हूँ कि स्ट्रॉ हेड की पूरी टीम के लिए तुम एक बहुत बड़ा खतरा हो और मैं तुम्हें उन लोगों के आसपास भी भटकने नहीं दूंगा। और बिग मॉम प्रोमेथियस के जरिए से हेवनली फायर से मार्को पर अटैक करवा देती है, पर मार्को द फिनिक्स वो भी अपना चलवा दिखाता है, अपनी फ्लेम्स का यूज करता है और दोनों की फ्लेम्स जब टकराती हैं तो मार्को की फ्लेम्स प्रोमेथियस के हेवनली फायर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने लगती है, जिसकी वजह से प्रोमेथियस काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। ये देखकर मार्को खुश हो जाता है और इसका ध्यान कुछ सेकंड्स के लिए भटक जाता है और सावधानी हटी और दुर्घटना घट जाती है। बिग मॉम इसे दबोच लेती है। पैरो जल्दी इसे खत्म कर दो, मैं इसे अपनी आंखों के सामने और बर्दाश्त नहीं कर सकती।
ये बिग मॉम, मैं समझ गया। यहाँ पर ड्रेक और जोरो अप्पो पर हमला करते हैं पर इसे मारते नहीं क्योंकि इन दोनों को इससे एंटीटोड चाहिए था। नामी और उसॉप भी भाग रहे होते हैं और इनके पीछे पेज वन और उल्टी पड़े होते हैं और उल्टी बार बार यही कहती है कि चुपचाप अभी के अभी हमसे माफी मांगो। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि तुम्हारा कैप्टन पायरेट किंग बनेगा। असल में पायरेट किंग बस काइडो सामा बनेंगे, पर नामी और उसॉप माफी मांगने से मना कर देते हैं। उसॉप और नामी भागते भागते अलग हो जाते हैं। उसॉप के पीछे पेज वन पड़ जाता है और नामी के पीछे उल्टी। और यहाँ पर ब्रू को एक ओनी ने पकड़ लिया था पर चॉपर इसे बचा लेता है। चॉपर, मुझसे दूर हो जाओ। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम भी एक ओनी में बदल जाओ। प्लीज यहाँ से चले जाओ। मेरे मरने के बाद मेरी आधी प्रॉपर्टी तुम्हारी, मेरा चंडीगढ़ वाला फ्लैट भी तुम्हारा। चॉपर। पर इतनी लंबी चौड़ी स्पीच देने के बाद भी हम देखते हैं कि ब्रूक को कुछ भी नहीं होता है। ये देखकर ब्रूक भी हैरान था पर चॉपर समझ जाता है क्योंकि ब्रूक के अंदर ना ही ब्लड है ना ही उसकी कोई स्किन है, जिसके चलते इसका जो टेम्परेचर है बॉडी का ये नॉर्मल ही रहता है, ना ठंडा ना गर्म। इसी की वजह से शायद ये वायरस इसकी बॉडी पर असर नहीं किया है। पर जब किसी नॉर्मल ह्यूमन को ये वायरस इन्फेक्टेड करता है तो धीरे धीरे उनकी बॉडी का टेम्परेचर कम होने लगता है और जैसे जैसे बॉडी का टेम्परेचर कम होने लगता है वो इंसान पूरी तरह से आइस ओनी में बदल जाता है। अगर हम उनके गिरते हुए टेम्परेचर को रोक सके तो मुझे भरोसा है हम उन सभी को आइस ओनी में बदलने से रोक सकते हैं। हमारे पास सिर्फ 1 घंटा है। पर तभी चॉपर भी देखता है कि ये भी एक आइस ओनी से इन्फेक्टेड हो चुका है। ये देखकर ब्रूक भी डर जाता है और दूसरी तरफ नामी भागते भागते उल्टी से छिप गई थी पर तभी उल्टी इसे ढूंढ निकालती है और इससे बस एक ही बात कहती है कि चुपचाप माफी मांगो और मैं तुम्हें जाने दूंगी वरना तुम यहीं पर मारी जाओगी। पर नामी इससे माफी नहीं मांगती है और उल्टा इस पर हमला कर देती है। पर इस हमले से उल्टी को कुछ भी नहीं होता है और अपना उल्टी हेडबट सीधा नामी पर परफॉर्म कर देती है, जिसकी वजह से नामी इंजर्ड हो जाती है। इसके सर से खून भी आने लगता है और तभी पीछे से उसॉप नामी को बचाने के लिए उल्टी पर हमला कर देता है और ये देखकर उल्टी उसॉप के सर पर भी अपना हेडबट मार देती है। उसॉप के सर से भी खून निकलने लगता है पर तभी उसॉप दोबारा से खड़ा होकर एक और हमला कर देता है, जिसकी वजह से उल्टी फंस जाती है। पर तभी पेज वन यहाँ पर आकर इसकी जान बचा लेता है। अब उसॉप एक और हमला परफॉर्म करता है जिससे ये दोनों बच जाते हैं। अब उल्टी की सटक जाती है और सीधा उसॉप के सर के ऊपर उल्टी मोटार का अटैक परफॉर्म कर देती है, जो कि इसके हेडबट का भी अपग्रेडेड वर्जन है। और जैसे ही उसॉप के सर पर ये हमला पड़ जाता है तो उसॉप की खोपड़ी चटक जाती है और उसॉप का खेल खत्म हो जाता है। जिसके बाद उल्टी अब नामी को पकड़ती है और बोलती है कि चलो अब मेरे सामने बोल दो कि लूफी स्ट्रॉ हेड पायरेट नहीं बनेगा, वो तुम्हारे मुंह से गलती से निकला था। असल में पायरेट्स का राजा तो काइडो सामा बनेंगे, ऐसा बोल दो और मैं तुम्हें जाने दूंगी। पर नामी कतराती है। फिर नामी सोचती है कि ठीक है मैं बोल ही देती हूँ, वैसे भी बोलने से क्या ही हो जाएगा। पर तभी नामी को लूफी के सारे एफर्ट्स, उसकी सारी बातें याद आती हैं। इसकी अंतरात्मा जाग जाती है और इस बात को मानने से इनकार कर देती है। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह सकती। उसॉप अधमरी हालत में पड़ा था और इसकी बातें सुनकर अपने मन में कहता है, नामी एक बार बोल दो, वैसे भी कभी कभी झूठ चल जाता है, ये आखिरी बार है, बोल दो और अपनी जान बचा लो। नामी बार बार बोलने की कोशिश करती है पर आखिर में यही कहती है कि लूफी ही पायरेट किंग बनेगा। अब उल्टी को गुस्सा आ जाता है और नामी पर हमला करने ही वाली होती है कि तभी ओतामा यहाँ पर आ जाती है और नामी और उसॉप की जान बचा लेती है। यहाँ पर कैरेट को पैरो को देखते साथ ही पेड्रो की याद आ जाती है और इसका खून खौल उठता है और वांडा से कहने लगती है, मुझे माफ कर देना, मैं अपनी शूलंग फॉर्म को यूज करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि हमने इसे अपने तुरुप के एके के तौर पर बचा कर रखा था ताकि इसे काइडो के खिलाफ यूज कर सके, पर पेरो को देखकर मुझे याद आ चुका है। इसकी वजह से ही आज पेड्रो हमारे बीच नहीं है। मैं पेड्रो सामा से बहुत कुछ सीखना चाहती थी पर इसकी वजह से वो आज हमारे बीच नहीं है। अब कैरेट और पेड्रो दोनों ही अपनी सूलंग फॉर्म को एक्टिवेट कर लेते हैं और दोनों साथ मिलकर पेरो पर हमला कर देते हैं। इन दोनों के अटैक्स की वजह से पेरो के फेस पर कट लग जाता है और दूर जा गिरता है। मैं जानता हूँ तुम लोग पेड्रो का बदला लेने आए हो, पर तुम्हारी जानकारी के लिए तुम्हें बता देता हूँ, उस जैगुआर ने खुद को उड़ाया था, मैंने उसे नहीं मारा था। यहाँ पर बिग मॉम को काइडो का ख्याल आता है और समझ जाती है कि रूफ टॉप पर कुछ बहुत ही खतरनाक चल रहा है और यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं कर सकती है और मार्को को यहीं पर छोड़कर जाने लगती है। अगर मुझे मारने का शौक तुम्हें दोबारा से चढ़ जाए तो बता देना, पर फिलहाल मेरे पास समय नहीं। और प्रोमेथियस और ज़्यूस के ऊपर सवार होकर यहाँ से चली जाती है और वांडा मार्को से कहती है कि हम पेरो को संभालेंगे, तुम आगे जाओ। और मार्को बिग मॉम के पीछे चला जाता है। यहाँ पर ओतामा नामी और उसॉप को लेकर भाग रही होती है और तभी बबून यहाँ पर आकर पेज वन से लड़ने लगता है और ओतामा और सेलिना की शिप में छिपकर यहाँ पर आ चुकी है। यहाँ पर यामातो अकेले ही सासाकी की पूरी टीम की बैंड बजा रही होती है और सासाकी अपनी पूरी टीम को आदेश देता है कि मोमोनोसुके को जान से मार दिया जाए, पर यामातो इसकी जान बचा लेती है। पर इस दौरान इसे बहुत ही सारा डैमेज भी हो जाता है। अब शिनोबू यामातो से कहने लगती है कि अगर तुम्हें सच में मोमो की जान को बचाना है तो इसे यहाँ से लेकर चली जाओ, मैं यहाँ पर रुककर इन सभी को रोकती हूँ। ये सुनकर यामातो कहती है कि अगर आज मेरी जगह ओडिन सामा होते तो तुम्हें क्या लगता है वो क्या करते। और इसकी बात सुनकर मोमो को यामाता में अपने पिता ओडिन दिखाई देते हैं और सिचुएशन को बिगड़ता हुआ देखकर यामातो अपनी जुआन फॉर्म में आना शुरू कर देती है। पर इससे पहले कि अपनी जुआन फॉर्म में आ पाती तभी फ्रैंकी यहाँ पर आ जाता है और फ्रैंकी को फॉलो करते हुए हाचा भी यहाँ पर आ जाता है और अंधाधुन इधर उधर हमले करता है, जिसके चलते सासाकी के बहुत सारे सोल्जर्स डैमेज हो जाते हैं और यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा गड्ढा बन जाता है जिसके अंदर यामातो और ये सभी लोग गिरने लगते हैं। पर यामातो जाते जाते हाचा के ऊपर एक हमला परफॉर्म कर देती है, जिसकी वजह से हाचा यहीं पर ढेर हो जाता है और फ्रैंकी के लिए चीजें आसान हो जाती हैं। और अब सासाकी और फ्रैंकी दोनों एक दूसरे के आमने सामने हो चुके हैं। इसके बाद हम लॉ को देखते हैं जो कि ओनिगाशिमा के बेसमेंट में पहुंच चुका है, जहाँ पर एक ब्लू कलर का नॉर्मल पोनीग्लिफ रखा हुआ होता है और हम लॉ और रॉबिन की पास्ट में हुई एक कन्वर्सेशन को दिखाया जाता है, जहाँ पर लॉ रॉबिन को अपना पूरा नाम बता देता है कि मेरा नाम
है ट्रेफल्गर वाटरडीलॉ। ये सुनकर रॉबिन भी शॉक्ड रह जाती है और बोलती है कि मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि तुम्हारे नाम में भी डी है, पर माफ करना लॉ, मेरे पास इस डी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। मैं बस इतना जानती हूँ कि मेरे कैप्टन के नाम में भी डी आता है, लेकिन उससे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। पर अगर तुम्हें इस डी का मतलब जानना है तो तुम्हें बाकी के जो रोड पॉनिग्लिफ्स है उन्हीं से कुछ पता चल सकता है। और अगर हमें रोड पॉनिग्लिफ्स चाहिए तो उसके लिए हमें पहले सभी एम्परर्स को हराना होगा, जिस पर लॉ कहता है कि मैं सारे के सारे रोड पॉनिग्लिफ्स को ढूंढ कर रहूंगा और ये पता लगा कर रहूंगा कि आखिर मेरी जिंदगी का असली मकसद है क्या और मेरे इस डी के पीछे का मतलब क्या है। इसके बाद हम चॉपर को देखते हैं जो कि थोड़ा दिमाग लगाता है। रुक, मेरे आसपास आग लगा दो ताकि मैं मेरी बॉडी के गिरते हुए टेम्परेचर को रोक पाऊँ। अरे भैया अब क्या करूं, मर गया। चॉपर पाची आप ही। यहाँ पर हम किड को देखते हैं जो कि अपने आसपास के कबाड़ को उठाकर सामने मौजूद सभी दुश्मनों पर हमला कर देता है। और यहाँ पर अकाज़ा 9 काइडो पर दोबारा से हमला करती है, लेकिन काइडो अकाज़ा 9 को बहुत आसानी से रोक देता है, अपनी हल्की सी पावर का यूज करता है और ये सभी लोग चारों खाने चित हो जाते हैं। अब सभी लोग दोबारा से खड़े होने लगते हैं सिवाय किनेमोन के, और काइडो अपनी नॉर्मल फॉर्म में आकर सीधा किनेमोन की तरफ आगे बढ़ता है और सभी के सभी अकाज़ा 9 के मेंबर्स काइडो की तरफ आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि किनेमोन, हम सभी लोग मिलकर काइडो को रोकने की कोशिश करते हैं। तुम्हारे अंदर जितनी भी बची कुछ ताकत है उसे जुटाकर इस पर एक फाइनल हमला परफॉर्म करो। अब प्लान के अकॉर्डिंग सभी लोग काइडो पर हमला कर देते हैं, लेकिन काइडो की जो फिजिकल स्ट्रेंथ है ये एक अलग ही लेवल पर है और बहुत ही आसानी से इन सभी को निपटा देता है। ये देख कर किनेमोन अपने दोस्तों का बदला लेने के लिए काइडो की तरफ आगे बढ़ता है और काइडो किनेमोन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब कर देता है और बिग मॉम भी ऊपर की तरफ जाने लगती है रूफ टॉप्स के ऊपर, और जोरो को ऊपर से ओकीकू का कटा हुआ हाथ नजर आता है जो कि गिर रहा था। और जब जोरो इसे देखता है तो इसका खून खौल उठता है। इस हाथ को देखते साथ ही पहचान जाता है कि यह ओकीकू का है और जोरो अपने सामने आने वाले सभी उन्हीं मॉन्स्टर्स को बुरी तरह से चकनाचूर करने लगता है, बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाता है और सभी को काटते हुए आगे बढ़ता है। यहाँ तक कि अपो को भी एक ही सिंगल स्लैश से मसल के रख देता है और उस एंटीबॉडी को भी हासिल कर लेता है। और अपो को तो पता भी नहीं चलता है कि कब जोरो ने इस पर हमला करके इसे निपटा दिया था। तो गाइज यही थी आज की वीडियो। तो गाइज आज की वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा और इसके अगले पार्ट के लिए कमेंट टारगेट रखते हैं 11,000 कमेंट्स। और गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक कर देना और गाइज इस सीरीज की प्लेलिस्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि कमाल का एनिमे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो ठीक है गाइज, और मिलते हैं अगली वीडियो में।